एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में फिर एक बार सवाल खड़े होने लगा है कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड फिर अपने पैर पसारने लगा है या सक्रिय हो गया है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, जिन्होंने लंबे समय तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड की खबरों को कवर किया और लोगों तक पहुंचाया। सर स्वागत है। सवाल यह कि क्या वाकई में फिर एक बार अंडरवर्ल्ड मुंबई में सक्रिय हो रहा है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको 80 और 90 के दशक में ले जाना चाहूंगा। अगर खास करके 90 की दशक की बात करें तो ये वो दौर था जब मुंबई में 5 बड़े गैंग सक्रिय होते थे। दाऊद इब्राहिम का गैंग, छोटा राजन का गैंग, अरुण गौली का गैंग, अमर नायक का गैंग और अबू सलेम का गैंग। और इन गैंग्स की ओर से गैंगस्टर आपस में एक दूसरे को तो गोली मारते ही थे, इनके बीच में गैंग वॉर तो होता ही था, लेकिन इसके साथ साथ मिल मालिकों की हत्या होती थी, फिल्मकारों की हत्या होती थी, बिल्डरों की हत्या होती थी, होटेलियर्स की हत्या होती थी और ऐसे लोगों की हत्या होती थी जो इनके एक्सटॉर्शन की डिमांड्स को पूरा नहीं करते थे। अब हुआ ये कि दौर ऐसा आ गया कि ऐसा लगा कि पूरे मुंबई शहर पर जो है अंडरवर्ल्ड का राज है। लेकिन उसके बाद इस सदी की शुरुआत होते होते पुलिस ने भी उन पर दबिश काफी बढ़ाई। पुलिस की एक विवादित पॉलिसी थी एनकाउंटर्स की, जिसमें कि आरोप लगा कि पुलिस पकड़ पकड़ कर गैंगस्टर्स को मारती थी। तो कई सारे गैंगस्टर्स जो है वो ढेर कर दिए गए पुलिस की गोलियों से। फिर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जैसा सख्त कानून आया, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो होते होते हुआ ये कि जो अंडरवर्ल्ड के फुट सोल्जर्स थे, जो जमीनी सैनिक थे, जो शूटर्स थे ज्यादातर, वो तो जेल में चले गए या मारे गए। अब रही बात गैंग के लीडर्स की, तो दाऊद इब्राहिम की अगर बात करें तो दाऊद इब्राहिम के गैंग ने, मैं आपको एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं कि 2002 के बाद से लेके अब तक दाऊद के गिरोह ने एक भी गोली मुंबई शहर में नहीं चलाई है। जो लास्ट मर्डर किया गया था दाऊद गैंग की तरफ से मुंबई शहर में, वो था अली नांजियानी नाम के एक केबल ऑपरेटर का, तहलका न्यूज नाम का एक वो चैनल चलाता था लोकल, उसका मर्डर किया गया था। छोटा शकील ने वो हत्या करवाई थी और वो हत्या इसलिए करवाई थी क्योंकि अली नांजियानी का कोई विवाद था दाऊद के भाई नूर के साथ में, नूरा इब्राहिम के साथ में कोई विवाद था इसके चक्कर में। लेकिन उसके बाद से 2003 में इकबाल कास्कर को यूएई से डिपोर्ट करके भारत ले आया गया और तब से दाऊद इब्राहिम ने अपना काम समेट लिया और डी कंपनी अब कोई काम जो है मुंबई शहर में नहीं करती। हां, उसके जो नाते रिश्तेदार हैं, जो पहले के जुड़े लोग हैं, वो दाऊद के नाम को भुनाने की कोशिश करते हैं, जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो डी कंपनी एक्चुअल गैंग काम करती थी वो नहीं रह गई। दूसरी बात, छोटा राजन भी जेल में है, अरुण गौली वो भी जेल में है, दोनों लोग उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अबू सलेम एक था, वो भी जेल में है। अश्विन नायक, उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है और वो बिल्डर बन गया है। तो ना केवल फुट सोल्जर्स खत्म हो गए, बल्कि जो गैंग के लीडर्स थे वो भी जेल में चले गए या न्यूट्रलाइज हो गए। तो मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। और आप देखेंगे कि पिछले 10-15 सालों में कोई बड़ी वारदात मुंबई शहर में नहीं हुई। लास्ट बड़ी वारदात कौन सी हुई थी? जेडे मर्डर केस की। जेडे मर्डर जी 2011 में। लेकिन उसके बाद से कोई बड़ा ऐसा शूट आउट नहीं हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया हो। लेकिन उस वक्त भी अगर जेडे मर्डर केस की अगर बात की, आपने जिक्र किया, तो उस वक्त भी किसी गैंगस्टर का नाम उससे जोड़ा गया था। क्या वो वाकया था उस वक्त? आपने भी वो कवर किया था। हाँ, देखिए, उस वक्त हुआ ये था कि छोटा राजन ने फोन करके जिम्मेदारी ली थी। जब ये हत्या हो गई जेडे की, तो उसके बाद में एक बार छोटा राजन का मुझे फोन आया था और फिर छोटा राजन ने उस बातचीत में कहा था कि किसी ने मेरे कान भरे थे और मुझे जेडे को नहीं मारना चाहिए था, रिग्रेट कर रहा था। और छोटा राजन को ऐसा शक हुआ था कि जेडे कहीं डी कंपनी से जाकर नहीं मिल गए हों और डी कंपनी के कहने पर जो है कहीं वो छोटा राजन को मिलने के लिए किसी देश में बुला रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा राजन को फंसाने की कोई साजिश थी, ऐसा छोटा राजन को शक हुआ था और शायद इस वजह से छोटा राजन ने जो है वो हत्या करवाई थी अभी। लेकिन हालांकि सीबीआई ने एक अलग कारण बताया। जब सीबीआई के पास में जांच गई तो ये पता चला कि जेडे एक किताब लिख रहे थे जिसका टाइटल उन्होंने दिया था चिंदी, और वो चिंदी बनाने की कोशिश की थी छोटा राजन को। उसमें लिखा था चिंदी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, इस नाम की किताब थी। और इससे छोटा राजन को जब ये पता चला कि मुझे चिंदी बोला जा रहा है तो वो भड़क गया और फिर हत्या करवाएगी। तो कुल मिलाकर रौनक ये है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है पिछले 1.5 दशक के आसपास से शांत था, पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। लेकिन फिर इसीलिए सवाल मेरा यहाँ पे यह है कि जो अभी इस हत्याकांड के बाद जो नाम सामने निकल कर आ रहा है वो बिश्नोई गैंग का, तो जो ये वैक्यूम है अंडरवर्ल्ड में और खासतौर से मुंबई में, उसको भरने की कोशिश
ये बिश्नोई गैंग करती हुई दिख रही है क्या? बिल्कुल रौनक, देखिए ऐसा है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, ये तो पता साबित हो गया कि सारे जो फुट सोल्जर्स हैं वो अब नहीं रहे, जो गैंग के लीडर्स हैं वो सलाखों के पीछे हैं, तो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट मुंबई में था ही नहीं। ऐसे में इस वैक्यूम को कैपिटलाइज करने की कोशिश, इस जगह को भरने की कोशिश मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कर रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी का शूट आउट हुआ है उसमें जो लोग अब तक पकड़े गए हैं उनके तार कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। नंबर 1 कि लॉरेंस बिश्नोई नॉर्थ इंडिया का गैंगस्टर है, वहां से ऑपरेट करता है। ये जो सारे शूटर्स हैं ये भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह के हैं, उसी तरफ के हैं। दूसरी बात ये कि एक जो फेसबुक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें कि जिम्मेदारी ली गई है और ये कहा गया है कि जो सलमान से दोस्ती रखेगा वो भी अपना हिसाब किताब कर ले, तो इस तरह का एक संदेश दिया गया है। इसमें ये भी कुछ जय श्री राम वगैरह भी लिखा गया हाँ, है। तो उस पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में आपको बता देता हूं। तो इसकी वजह से ऐसा शक हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो मुंबई में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, उस जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर जो है पुलिस ने ये बयान नहीं दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही इसके पीछे है, लेकिन जो चीजें प्राथमिक तौर पर आ रही हैं वो इशारा इसी तरफ कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हो सकता है। लेकिन सर सवाल ये कि जिस लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इतनी चर्चा चल रही है वो तो साबरमती की जेल में बंद है, वहां से कैसे क्या ऑपरेट कर सकता है कोई? देखिए, जेल में बंद होकर गिरोह को चलाना ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में अरुण गवली कई सालों तक जेल में कैद था, लेकिन उसके शूटर्स बाहर लोगों को मार रहे थे, वो जेल में बैठकर अपने गैंग को चला रहा था। अश्विन नायक आर्थर रोड जेल में कैद था, लेकिन बाहर उसकी गैंग एक्टिव थी, जेल में बैठकर वो गैंग चला रहा था, कई लोगों की हत्याएं हुई। अब उसी तरह से अगर लॉरेंस बिश्नोई भी कर रहा है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। इसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो कि फैसिलिटेट करती है इन गैंगस्टर्स को कि वो जेल के भीतर भी, जेल उनके लिए जेल नहीं होती है और जेल के अंदर रहकर भी वो बाहर अपनी गिरोह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सर बाबा सिद्दीकी को लेकर ये चर्चा शुरू की। बाबा सिद्दीकी आपके भी बड़े अच्छे मित्र रहे, मैं भी उनको कई सालों से जानता हूँ क्योंकि विधानसभा कवर करता रहा हूं। तो मेरा आपसे सवाल है कि बाबा सिद्दीकी की कभी ऐसी दुश्मनी की खबरें सामने निकल कर नहीं आई। हालांकि ये जरूर उन पर आरोप उनके विपक्षी नेता लगाते रहे कि कभी उनके दाऊद से संबंध है। बीच में हमने 2013 या 11 में कंफ्यूज हुए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे उस वक्त, ये भी खबर हमने सुनी थी कि छोटा राजन की तरफ से उनको एक मुंबई के बांद्रा इलाके में किसी प्लॉट को लेकर झगड़ा चल रहा था, तब धमकी आई थी। लेकिन ये क्या कारण है, लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी उनसे हो सकती है अगर वाकई में उनकी गैंग ने हरकत की है तो? हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट के बिजनेस में थे और मुंबई में देखेंगे आप ज्यादातर जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, बिल्डर हैं, उनके इस तरह के झगड़े पचड़े कानूनी मामले रहे ही हैं, जमीन को खाली करवाने को लेकर या फिर राइवलरी बिल्डरों के बीच में आपस में किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने को लेकर। तो बाबा सिद्दीकी इसका अपवाद नहीं थे, ये सारे विवाद उनके साथ में भी हुए। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों टारगेट किया बाबा सिद्दीकी को, अगर वाकई में उसने किया है तो एक बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अंडरवर्ल्ड की एक पुरानी टैक्टिस रही है, एक पुराना तरीका रहा है कि अगर आप मेन टारगेट को नहीं मार सकते हैं तो आप उसके अगल बगल के, उसके करीबी लोगों की हत्या कर दीजिए, उसके नाते रिश्तेदार या उसके दोस्त की हत्या कर दीजिए। इसकी मिसाल देता हूं आपको। अरुण गवली को दाऊद को मारना था, जब दाऊद को नहीं मार पाया तो उसके बहनोई इब्राहिम कास्कर को मार दिया 1991 में, हसीना पारकर के पति को। उसी तरह से पठान गैंग को दाऊद को मारना था, जब दाऊद को नहीं मार पाया तो उसके बड़े भाई साबिर को मार दिया। फिर एक राइवल गैंग ने अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली की हत्या कर दी। तो ये एक अंडरवर्ल्ड का पुराना तरीका है कि अगर आप जिसको मारना चाहते हो वो आपके हाथों के बाहर है या इतनी ज्यादा उसको सिक्योरिटी मिल गई है तो आप अगल बगल के लोगों को मारो, उसके करीबी लोगों को। रवि पुजारी क्या करता था, अगर उसको किसी से वसूली करनी है किसी बिल्डर से, बिल्डर अगर एक्सेसिबल नहीं होता था तो उसके साइट मैनेजर की हत्या कर दे, उसके चौकीदार की हत्या करवा दे, इस तरह का होता था। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान हिटलिस्ट में था लॉरेंस बिश्नोई के। 2 बार उसके शूटरों ने कोशिश भी की थी उसकी हत्या करने की, तीसरी बार में उसके गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके घर पर फायरिंग हुई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसकी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी सलमान खान की। अब सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की पहुंच के बाहर हो गया, तो ऐसे में उसने वही तरीका अपनाया जो कि अंडरवर्ल्ड के गिरोह अपनाते रहते हैं कि उसके खास आदमी को खत्म किया जाए। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बाबा सिद्दीकी
सलमान खान के बेहद खास आदमी थे। कितने खास आदमी थे इसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूं। 2002 में जब सलमान खान ने कार एक्सीडेंट किया था, उनके ऊपर आरोप लगा था जिसमें 5 लोग कुचले गए थे, एक की मौत हो गई थी, 4 लोग इंजर्ड थे। तो उसके बाद सलमान खान भागकर अपने घर नहीं गए थे, वो कहीं गायब हो गए थे। अब सारे मीडिया चैनल जो है सवाल उठा रहे थे कि क्या सलमान खान फरार हो गए, मुंबई छोड़कर चले गए, सलमान खान कहां पर हैं? दोपहर तक उनका कोई अता पता नहीं था। फिर दोपहर को सलमान खान आते हैं अपने वकील वारिस पठान के साथ, वही वारिस पठान जो MIM जिन्होंने ज्वाइन की और राजनेता बन गए हैं, वो आते हैं, 950 की जमानत उनको मिलती है और फिर वो छूट जाते हैं। तो ये 7-8 घंटे कहां छुपे हुए थे सलमान खान? तो जो मेरी जानकारी है, सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पे छुपे हुए थे। बाबा सिद्दीकी ने उनको छुपा कर रखा हुआ था और ये बात एक तरह से खुद बाबा सिद्दीकी ने मेरे से इशारों में इसकी पुष्टि की थी। जब मैं एक बार बाबा सिद्दीकी से उनके इफ्तार में ही मिला था और साइड में हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुस्कुराकर इस बात की पुष्टि की थी। तो इतने करीबी संबंध थे बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के, और बाबा सिद्दीकी के कहने पर ही सलमान खान ने शाहरुख के साथ अपनी दशक भर पुरानी दुश्मनी को भी खत्म कर दिया था और साथ में कैमरों के सामने वो उनसे गले भी मिले थे 2013 की इफ्तार पार्टी में। तो इससे ये स्टैब्लिश होता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के खास आदमी थे। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई सलमान को नहीं मार पाया तो उसने बाबा सिद्दीकी को खत्म किया। फिलहाल तो मुझे यही लगता है, हाँ पुलिस की जांच चल रही है, हो सकता है इसके विपरीत भी कोई जानकारी निकलकर सामने आए। सर शुक्रिया बात करने के लिए और विस्तार से पूरी कहानी अंडरवर्ल्ड की समझाने के लिए। तो मुख्य तौर पर इस विषय को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जो है वो मुंबई में देश भर में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी को निशाना क्यों बनाया गया। इस बारे में अगर कोई अपडेट होगी तो हम आपको निश्चित तौर पर बताएंगे। आप तब तक देखते रहिए NDTV इंडिया।